चैप्टर 2 टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम पढ़ रहे थे। इसमें वी रीच्ड टिल डिटरमाइनिंग द के। इंटरेस्ट रेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ़ वी आर गिवन द प्रेजेंट वैल्यू, वी नो अबाउट द फ्यूचर वैल्यू, वी नो द टाइम पीरियड, बट वी डोंट नो द इंटरेस्ट रेट। तो उसके लिए फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? हाउ शैल वी फाइंड आउट द इंटरेस्ट रेट दैट इज़ बीइंग पेड ऑन एन इन्वेस्टमेंट? तो वो कल हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, लास्ट प्रॉब्लम किया था, एंड आई होप कि आपको समझ आई होगी और कोई इशू नहीं होगा। टुडे वी विल टॉक अबाउट एनविटीज़ एंड परपेचुइटीज़। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपने मेरे साथ साथ रहना है, ठीक है, पीछे नहीं रह जाना। कोई भी प्रॉब्लम हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट नॉट ड्यूरिंग द लेक्चर। आप अपने साथ क्वेश्चंस को नोट करते जाएं और फिर जब क्लास एंड हो जाए मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, उसके बाद फिर आप जितने क्वेश्चन चाहें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। ओके, एनविटी, a series of equal cash flows spaced evenly over time is called NVT. So far जो हमने क्वेश्चंस किए, ठीक है, कल की क्लास में, those were single amount questions, जहाँ पे सिर्फ एक अमाउंट की बात हो रही थी। एक अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे थे, उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, या हम फ्यूचर में कोई अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे होते थे कि हमें मिलेगा और उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते थे। इस बीच में कोई दूसरी तीसरी चौथी पेमेंट की बात नहीं होती थी कि आज हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगले महीने इतना इन्वेस्ट करेंगे, फिर उसके अगले महीने इतना इन्वेस्ट करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं थी, सिंगल अमाउंट की बात थी। कितना हमने इन्वेस्ट किया, 4 साल बाद, 5 साल बाद ये कितना बन जाएगा। ठीक है, सो दोज वर सिंगल अमाउंट क्वेश्चंस एंड सिंगल अमाउंट केसेस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट the cases where a series of cash flows are involved. यहाँ पे series of cash flows होंगे, लेकिन याद रखें equal cash flows। ठीक है, equal cash flows होंगे, एंड दूसरी बात याद रखें, स्पेस evenly over time, मतलब paid after equal intervals of time। अगर एक पेमेंट महीने बाद हो रही है तो दूसरी भी महीने बाद होगी, तीसरी भी महीने बाद होगी, और जितनी भी पेमेंट्स हैं सारी एक महीने बाद होंगी। इसके अलावा सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज मतलब एक पेमेंट अगर 10,000 की है तो दूसरी भी 10,000 की होगी, तीसरी भी 10,000 की होगी, चौथी भी 10,000 की होगी। ठीक है, तो ये एक सीरीज ऑफ कैश फ्लोज होंगे, लेकिन वो कैश फ्लोज इक्वल होंगे, और फिर पेमेंट भी उन कैश फ्लोज की इक्वल इंटरवल्स के बाद होगी। ठीक है, इंटरवल्स जो टाइम पीरियड है वो भी सेम होगा सारी पेमेंट्स के लिए, सारी कैश फ्लोज के लिए। तो ऐसे केस को हम फिर एनविटी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं और फिर इस पे प्रॉब्लम करेंगे, सो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। Annuities in which the cash flows occur at the end of each of the specified time periods are known as ordinary annuities. दो टाइप्स हैं, ordinary annuity and annuity due। अच्छा, ordinary annuity कौन सी है? जब हम बात नहीं करते कि ये कौन सा टाइप है, तो बेसिकली वी आर रेफरिंग टू ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, लेकिन जब हम मेंशन करते हैं तो फिर हम टाइप्स की बात कर सकते हैं कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी है या एन्युटी ड्यू है। लेकिन जब हम नहीं मेंशन करते तो फिर डायरेक्टली हमारा मतलब होगा ऑर्डिनरी एन्युटी। इसलिए इसको ऑर्डिनरी एन्युटी कहते ही हैं कि ये बेसिक है, सिंपल है, जो नॉर्मली यूज होता है ज़्यादा। अच्छा, ऑर्डिनरी एन्युटी कौन सी है? ऑर्डिनरी एन्युटी में जो पेमेंट्स हैं, ठीक है, जिसकी अभी हमने बात की, कैश फ्लोज जो हैं, पेमेंट्स जो हैं, वो एंड ऑफ द पीरियड होती हैं। मैंने महीने की बात की ना अभी एग्जाम्पल में, कि हर महीने पेमेंट हो रही है, तो ये पेमेंट जो है ये महीने के एंड में होगी। हर महीने के एंड में ये पेमेंट होगी, हर महीने के एंड में पेमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको पता होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलती है। ये पेंशन क्यों मिलती है? क्योंकि हर मंथ की सैलरी में उनसे एक स्पेसिफिक अमाउंट की डिडक्शन होती है। ठीक है, उसको ईओबीआई कहते हैं, सोशल वेलफेयर फंड कहते हैं, ग्रेचुइटी फंड कहते हैं, प्रोविडेंट फंड कहते हैं, जीपी फंड कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं उसके, लेकिन वो डिडक्शन कब होती है? वो सैलरी में होती है। सैलरी आपको कब मिलती है? महीने के एंड में मिलती है। एंड मतलब आप पूरा महीना जॉब करते हैं, ठीक है,
जब महीना पूरा हो जाता है तो तब आपको सैलरी मिलती है, कहीं पे 31st को लास्ट डे को, और कहीं पे अगले महीने की पहली डेट को। तो ये अगले महीने की पहली डेट पे जो सैलरी मिली ये किस मंथ की सैलरी है? ये इसी मंथ की सैलरी है जो मंथ हमने काम किया, ठीक है। तो पेमेंट कहाँ पे हो रही है? महीने के एंड में हो रही है, आखिर में, पीरियड के एंड में। यहाँ पे पीरियड्स कितनी कौन सी हैं? मंथ्स, ठीक है। सैलरी मंथली बेसिस पे मिलती है, तो हर मंथ के एंड में हमें सैलरी मिलती है, चाहे उस मंथ के एंड में हो या अगले मंथ के स्टार्ट में पहली डेट पे हो, बट ये एंड ऑफ द पीरियड पेमेंट होती है। तो अब ये पेंशन हर महीने हमसे डिडक्ट होती है, ये उसकी जो अमाउंट है, पेंशन अमाउंट, ठीक है, हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन होती है। और फिर रिटायरमेंट के टाइम पे ये सारी पेमेंट्स जो हैं ये एक हमारे अकाउंट में पड़े होते हैं, फिर उसके ऊपर बिजनेस हो रहा होता है, उस पर रेवेन्यू आता है, और फिर टोटल एक अमाउंट उसकी बन जाती है, फिर वो हमें रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाती है। तो ये एनविटी की एग्जांपल है कि हर महीने पेमेंट हो रही है पेंशन की, ठीक है, हमसे डिडक्शन हो रही है, और फिर एंड ऑफ द टेन्योर, एंड ऑफ द टेन्योर मींस रिटायरमेंट के बाद, जब जॉब टेन्योर ख़त्म हो जाए तो फिर रिटायरमेंट पे ये सारे पैसे पेंशन के फॉर्म में हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनरी एनविटी में पेमेंट एंड ऑफ द पीरियड होगी। अगर मंथली पेमेंट्स हैं तो मंथ के एंड में और अगर ऐसी कोई स्कीम है, ऐसी एनविटी है जिसमें एनुअल पेमेंट्स हो रही हैं, तो साल के एंड में ये पेमेंट होगी। और अगर ये पेमेंट स्टार्ट ऑफ द ईयर हो रही है, बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड हो रही है, तो फिर ऐसी एनविटी को हम कहते हैं एनविटी ड्यू, ठीक है। एनविटी ड्यू मींस के पेमेंट स्टार्ट में हो गई और ये एनविटी हमारी ड्यू हो गई, पेमेंट स्टार्ट में है, स्टार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द वीक, जो भी स्कीम है, जो भी केस है, वीकली है, मंथली है, एनुअल है, लेकिन बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हमारी जो पेमेंट है वो होगी। तो ऐसी एनविटी को हम कहते हैं एनविटी ड्यू। अच्छा, आपके आउटलाइन में एनविटी ड्यू नहीं है, सिर्फ ऑर्डिनरी एनविटी है, तो हम थ्रू आउट द चैप्टर सिर्फ ऑर्डिनरी एनविटी की बात करेंगे। वी स्टार्ट विद द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कौन सी एनविटी, तो बेसिकली वी आर रेफरिंग टू ऑर्डिनरी एनविटी, ठीक है। एनविटी ड्यू की बात अब नहीं होगी, ऑर्डिनरी एनविटी की बात होगी थ्रू आउट द चैप्टर, क्योंकि आउटलाइन में हमारे ऑर्डिनरी एनविटी है, एनविटी ड्यू नहीं है। अच्छा, एक एग्जांपल आप ले लें पहले। सपोज द सेफकॉम कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट $500 in a money market account at the end of each year for the next 4 years, beginning 1 year from today। एक कंपनी है सेफकॉम कंपनी, ये एक मनी मार्केट अकाउंट है। मनी मार्केट आप जानते हैं जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, वहाँ पे अकाउंट्स भी हो सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए और आपको उसके ऊपर रिटर्न मिलता है। तो सेफकॉम कंपनी उस वो प्लान कर रही है कि हम $500 एक मनी मार्केट अकाउंट में डालेंगे, ठीक है, और ये अगले 4 साल तक हम ये अमाउंट डालेंगे उसमें, हर साल $500। तो अब ये देखें सिंगल अमाउंट नहीं है, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि एनविटी है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि $500 इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी मार्केट अकाउंट में, बट एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 years, फॉर द नेक्स्ट 4 years, 4 साल तक ये पेमेंट होगी, एंड एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में होगी। तो इससे क्या पता चला कि ऑर्डिनरी एनविटी है, एनविटी ड्यू नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ ईच ईयर पेमेंट हो रही है। और एनविटी क्यों है? क्योंकि फॉर द नेक्स्ट 4 years पेमेंट हो रही है, ठीक है। बिगिनिंग 1 year फ्रॉम टुडे, आज से 1 साल बाद ये पेमेंट स्टार्ट होगी। आज हमारी स्कीम स्टार्ट होगी, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया मनी मार्केट में उस अकाउंट के लिए, और अगले साल अगले साल इसलिए कि साल के एंड में हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा साल जब गुजर जाएगा, हम इस साल की पेमेंट बिल्कुल एंड में कर देंगे। तो इस साल का एंड क्या है? 31 दिसंबर क्या है? ये अगले साल का स्टार्ट है, ठीक है। बिल्कुल उसके अगले दिन दूसरा साल स्टार्ट हो रहा है। तो आज से 1 साल बाद एंड ऑफ द पीरियड 31 दिसंबर को हम ये पेमेंट करेंगे, या 1 जनवरी को, ठीक है, लेकिन ये पेमेंट होगी इस साल की। तो एंड ऑफ ईच ईयर हम $500 पे कर रहे होंगे फॉर द नेक्स्ट 4 years। तो ये एक स्कीम है एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें ये $500 हर साल अकाउंट में जमा करेंगे, और ये 4 साल तक जमा करेंगे, ठीक है, और इस पे इनको रिटर्न मिलेगा 5%
एनुअली, ठीक है। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि इनकी फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी। तो अब अगर हम मैनुअली करें, जो फार्मूलाज कल हमने किए थे, तो ये पहले तो आप टाइम लाइन को देख लें कि क्या होगा। ये T0 जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली टाइम, T टाइम। T0 मीन्स टुडे, जीरो मीन्स कि एक दिन भी नहीं गुजरा, तो आज की बात हो रही है, ठीक है, टुडे। फिर ये जो है, ये पूरा ये एक साल है, पहला साल। यहाँ पे हम पहुंच गए जहाँ पे एक साल कंप्लीट हो गया, T1। T1 मतलब टाइम वन, और टाइम यहाँ पे किस टाइम की बात हो रही है, ईयर्स की बात हो रही है, तो ये ईयर 1 है, एक साल बाद। तो पहले साल के एंड में या दूसरे साल के स्टार्ट में जब एक साल कंप्लीट हो जाएगा, तो हम पहली पेमेंट कर लेंगे $500 की। फिर ये दूसरा ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 साल बाद हम पेमेंट करेंगे फिर और 500। फिर तीसरा साल जब कंप्लीट होगा, तो 3 साल बाद हम तीसरी पेमेंट करेंगे $500। और जब ये लास्ट ईयर कंप्लीट होगा, फोर्थ ईयर, तो हम अपनी फोर्थ पेमेंट करेंगे $500 T4 में, ठीक है। ये हमारी टोटल पेमेंट्स होगी 4, और ये टाइम भी टोटल कितना है, 4 साल का। T1 से स्टार्ट होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। इस टाइम लाइन को आप गौर से देख लें, क्योंकि इसके बगैर आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं सकेंगे। ये होगी टाइम लाइन। अब आप देखें, ये T1 है, तो यहाँ पे हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट 5% इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। ये पहले मैं आपको मैनुअली समझाता हूँ, फिर उसके बाद फार्मूला से डायरेक्ट करेंगे एक स्टेप में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये पहली पेमेंट जो हमने की $500, तो अगर हम इस पूरी स्कीम की फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करें, कैलकुलेट करें, ठीक, तो उसके लिए हमें हर पेमेंट $500 की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, और फिर उसको आखिर में ऐड करना होगा, तो हमें इस पूरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू वो मिल जाएगी। तो ये पहली पेमेंट है $500, इसकी हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट 5% इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। अच्छा, 3 साल के लिए क्यों, स्कीम तो 4 साल की है। 3 साल के लिए इसलिए कि ये पहली पेमेंट हमने कहाँ पे की, ये $500 T1 में, एक साल बाद। तो अब एंड तक कितने साल बाकी हैं, आप यहाँ पे देख लें। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। ग्रीन कर लिया मैंने। अब देखें, पहली पेमेंट होगी $500, तो कितने साल इस पे गुजरेंगे, मतलब कितने साल तक इस पे इंटरेस्ट लगेगा। ये देखें, 1 साल, ये 2 साल, और ये एंड तक 3 साल बनते हैं, तो 3 साल तक इस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 3 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी पेमेंट जो है $500 की, ये इसमें लिखा है कि 2 ईयर्स के लिए हम इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 2 ईयर्स के लिए क्यों, क्योंकि ये जो पेमेंट है दूसरी $500 की, ये वाली, ये कहाँ पे हो रही है, ये दूसरे साल में हो रही है, 2 साल बाद। तो अब एंड तक कितना टाइम बचा इसमें, ये पेमेंट जब हम करेंगे, तो ये इस पे 1 साल गुजरा, और ये इस पे गुजरा दूसरा साल, तो 2 साल के लिए इस पे इंटरेस्ट लगेगा, और ये जो तीसरी पेमेंट है, इस पे सिर्फ इस आखिरी साल में 1 साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा। तो इसलिए 1 ईयर के लिए हम इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये सारी फ्यूचर वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे एंड पे, ठीक है, 4 साल बाद में। तो यहाँ पे फिर हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे। अच्छा, आप सोचेंगे कि फोर्थ पेमेंट क्यों नहीं, वो इसलिए कि फोर्थ पेमेंट ये जो 500 है, ये तो हुई ही आखिरी साल में है, ठीक है, 4 साल बाद, और स्कीम ही टोटल 4 साल की, इसके आगे कोई स्कीम है ही नहीं। बस फोर्थ पेमेंट हमने जिस डेट पे की, उसी डेट पे हमें ये सारा अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ये वापस मिल जाएगा। तो आखिरी पेमेंट पे कोई टाइम गुजरा ही नहीं, तो इसलिए उस पर कोई इंटरेस्ट लगा ही नहीं, इसलिए हमने उसकी कोई फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट इसलिए नहीं की कि उसके आगे टाइम ही नहीं है, और बस फोर्थ ईयर उसी पेमेंट पे ये टाइम खत्म हो गया, एनविटी खत्म हो गई। अब आप देखें कि फ्यूचर वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको वापस येलो करते हैं। अच्छा, ये वही है T0 टुडे, ठीक है। एक साल बाद T1, फिर T2, T3, T4। अभी इससे पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि हम इस $500 की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये फार्मूला याद करें, पहला फार्मूला है इस चैप्टर का, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस के पावर n। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू क्या है, $500,
तो वो हमने लगाई 500। प्रेजेंट इसलिए 500 है कि हम ये पेमेंट कर रहे हैं अभी, और फिर फ्यूचर वैल्यू हम इसकी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो के क्या होगा वो हमें गिवन है 5%, तो 0.05, और एन नंबर ऑफ पीरियड्स टिल मेच्योरिटी, मेच्योरिटी तक मतलब एंड तक कितना टाइम है वो है एन। तो एन इस केस में, इससे पहले मैंने आपको बताया 3 है, क्योंकि ये 1 साल इस पे गुजरेगा, दूसरा साल गुजरेगा और फिर तीसरा साल गुजरेगा, तो 3। तो इससे अमाउंट आएगी 578.80। इस तरह फिर दूसरी पेमेंट, ये जो 500 पेमेंट है, ठीक है, इस पे भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, बट अब एन 2 हो जाएगा क्योंकि 1 साल कम रह गया है, मेच्योरिटी तक 2 साल रह गए, ठीक है। तो ये अमाउंट बन जाएगी 551.25। फिर थर्ड पेमेंट, उसको भी इसी फार्मूला से हम कंपाउंड करेंगे और उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ पे n1 होगा, ठीक है, ये देखें n1, इसलिए 1 कि अब इस सिर्फ एंड तक, मेच्योरिटी तक 1 साल रह गया है और इस पे इंटरेस्ट 1 साल लगेगा। तो इससे अमाउंट आएगी 525, और ये जो लास्ट पेमेंट है ये अपनी जगह वापस आ जाएगी 500। इसकी कोई फ्यूचर वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि इसके आगे टाइम ही नहीं है, तो फ्यूचर की बात कहाँ से आ गई। फ्यूचर वैल्यू तो तब होती है जब आज से कुछ टाइम बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद हम वैल्यू देखते हैं, तो फिर हम उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसके ऊपर तो कोई टाइम अब रहता ही नहीं है, इस पर कोई इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। तो इसलिए 500 जो हमने पेमेंट की वही 500 वापस हमें मिल जाएंगे, ठीक है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अब आप देखें ये अमाउंट 578.80 ये यहाँ पे आ गई। ये दूसरी अमाउंट जो है ये 551.25 ये अमाउंट यहाँ पे, और ये तीसरे अमाउंट 525 वो यहाँ पे, एंड देन प्लस 500, तो ये टोटल अमाउंट 2155.05। इस तरह से हम एक एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मैनुअली, 1 बाय 1, हर 1 साल की अलग अलग फ्यूचर वैल्यू, और फिर एंड में सबको हम प्लस करते हैं। लेकिन अगर सपोज करें ये एन्युटी जो है ये 4 साल की नहीं होती, ये 40 साल की होती, फिर क्या होता? कितना टाइम लगता है इस पे कि हर एक ईयर की हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें और फिर एंड में जाके उसको ऐड कर दें, कितना मुश्किल होता। सो दैट्स व्हाई वी हैव द फार्मूला, जिससे हम डायरेक्टली एक स्टेप में इसको कर सकते हैं, ठीक है। हर एक साल के अलग अलग कंपाउंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, वी जस्ट हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला एंड वी विल गेट द फ्यूचर वैल्यू डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, फार्मूला क्या होगा? एफ वी ए। एफ वी ए मीन्स फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू पेमेंट, पीएमटी, पेमेंट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस के आप सबको पता है डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट, और पावर एन नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स टिल मेच्योरिटी, -1 डिवाइडेड बाय के। ये है फार्मूला, ठीक है, याद करना इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब इसमें वही वैल्यूज हम पुट करते हैं। पेमेंट कितनी थी? ठीक है, सेफकॉम कॉरपोरेशन था, हाँ सेफकॉम, $500 वो पे कर रहे थे हर साल 4 साल के लिए, तो पेमेंट कितनी थी उनकी? 500, वो हमने लगा दी। के कितना है? इंटरेस्ट रेट वो हमें गिवन है 5%, तो 5% मीन्स परसेंट मतलब 100 में, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 ये बनेगा 0.05, इसलिए मैंने 0.05 लिखा। एंड एन टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं? ये स्कीम कितनी है? 4 साल की, तो हमने लिखा 4। अब के, यहाँ भी के है तो 0.05, अब 1 प्लस 0.05 ये दोनों ऐड कर दें तो 1.05 हो जाएगा, फिर पावर इसका 4 ले लें, रेज टू द पावर 4, तो ये 1.215 हो जाएगा, एंड फिर उसको डिवाइड करें 0.05 पे, तो ये बनेगा 24.31। अब 500 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें एंड यू विल गेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी 12,155.06, और यहाँ पे देखिए कितना था? 2155.05, और यहाँ पे 12,155। देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, ये 12,000 नहीं है, ये 22,000 है, 21,000 सॉरी,
2155.05 और यहाँ पे 0.06। ये अमाउंट आप खुद कैलकुलेट कर लें इसको, इसमें थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रही है, ये 12,000 नहीं है, ये वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है 2155, और ये 0.05 की जगह यहाँ पे 0.06, क्योंकि राउंड ऑफ करने में थोड़ा सा पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाता है स्लाइटली। अच्छा, देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी। इसी तरह की कोई स्कीम हो प्रेजेंट एनविटी की जहाँ पे सीरीज ऑफ कैश फ्लोज इन्वॉल्व हों, ठीक है, और उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए फार्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी पीवीए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी इज इक्वल टू पीएमटी पेमेंट, एंड यहाँ पे फिर फार्मूला में थोड़ा डिफरेंस आएगा, वहाँ पे था 1 प्लस के पावर एन माइनस 1, और यहाँ पे 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस के पावर एन एंड डिवाइडेड बाय के, ठीक है। थोड़ा सा उससे डिफरेंट है ये फार्मूला। अच्छा, ये है एक प्रॉब्लम, इसको आप गौर से देखें। बिगिनिंग अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल बाद शुरू हो रही है। क्या क्या चीज आज से 1 साल बाद क्या है? बर्नार्डो ओ रियली विल रिसीव, ये एक बंदा है, इसको मिलेंगे $50,000 अ ईयर, ठीक है। 1 साल, हर साल $50,000 इसको मिलेंगे, और कब स्टार्ट हो रहे हैं? बिगिनिंग अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल बाद। तो मतलब ऑर्डिनरी एनविटी की बात हो रही है। कहाँ से मिल रही हैं? फ्रॉम हिज पेंशन फंड, ठीक है, उसकी पेंशन है, सालाना पेंशन, वहां से इसको $50,000 हर साल मिल रहे हैं। देयर विल बी 15 ऑफ दीज एनुअल पेमेंट्स, और ये पेंशन की पेमेंट जो है 50,000 पर ईयर, कितने टाइम तक इसको मिलेगी? अप टू 15 ईयर्स। What is the present value of these payments if a 6% annual interest rate is applied as the discount rate? अगर इस पे डिस्काउंट रेट हम अप्लाई करें के जो है 6%, तो इन 15 साल की $50,000 की जो पेमेंट्स इसको मिल रही हैं उसकी आज क्या वैल्यू बन रही है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी उसकी? तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। पेमेंट कितनी है? पीएमटी 50,000, वो हमने लगाई। 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस के कितना है? 0.06, क्योंकि 6% गिवन है तो 0.06, एंड एन वो क्लियरली हमें बताया कि 15 पेमेंट्स हैं, 15 ईयर्स तक मिलेंगी इसको ये पेमेंट्स, तो 15 एंड के 0.06। अच्छा, पेमेंट अपनी जगह पे आ रही है, ठीक है, उसको हम अभी नहीं छेड़ रहे, एंड में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने ये स्टेप बाय स्टेप किया है, हर एक छोटा सा स्टेप आपको यहाँ पे बताया है, क्योंकि आपको पता चले कि मैथमेटिक्स में ये जो ये सिंप्लीफिकेशन होती है हम ये कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट्स के अंदर ये जो 1 प्लस 0.06 है ये हम करेंगे, तो ये बन जाएगा 1.06, फिर आप पावर लेंगे इसका 15, तो ये 2.396 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 1 पे डिवाइड कर देंगे, सॉरी 1 को डिवाइड कर देंगे 2.396 पे, तो ये 0.417 आ जाएगा। फिर 1 से इसको माइनस करें और डिवाइड कर दें 0.06 पे, तो ये 9.716, और फिर मल्टीप्लाई कर दें 50,000 से, तो ये अमाउंट बनेगी $4,85,800। सो इसको जो 15 पेमेंट्स मिल रही हैं 50,000 की, उससे टोटल अमाउंट जो बन रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो बन रही है वो $4,85,800 बन रही है। वैसे अगर आप देखें 50,000 को आप मल्टीप्लाई करें 15 में, तो ये कोई 7.5 लाख बनते हैं, ठीक है, टोटल 7.5 लाख। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 4,85,800, क्योंकि 15 साल में जो इसको मिलेंगे टोटल 7.5 लाख, तो एक्चुअल में उस वक्त महंगाई कितनी बढ़ गई होगी, तो उस महंगाई को अगर हम एडजस्ट करें और 6% हम डिस्काउंट रेट यूज करें, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू बनती है 4,85,800। तो हमने अपने डिस्काउंट रेट के हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली और वो 4,85,800 बन रही है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं परपेचुटी पे। परपेचुटी क्या है? एन्युटी एंड परपेचुटी दोनों सिमिलर हैं, सिर्फ एक डिफरेंस है कि एन्युटी में मैच्योरिटी होती है
अभी हमने 2 एग्जांपल्स की, 4 साल और एक 15 इयर्स की एन्युटी थी। लेकिन परपेचुइटी में मैच्योरिटी नहीं होती। यहाँ पे जो पेमेंट्स हैं वो लाइफ टाइम के लिए होती हैं, उसका कोई एंड नहीं होता। सो सिंपली स्पीकिंग, एन एन्युटी दैट गोज फॉरएवर इज कॉल्ड परपेचुइटी। ठीक है। असल में ऐसी एन्युटी जो हमेशा के लिए चले, जिसका कोई एंड ना हो, जिसकी कोई मैच्योरिटी ना हो, उसको हम परपेचुअल एन्युटी कहते हैं। परपेचुअल का मतलब होता है जो चीज़ हमेशा के लिए हो, परपेचुअल, लगातार। ठीक है। सो परपेचुअल एन्युटी दोनों को मिलाया है और उससे बना है परपेचुइटी। तो परपेचुइटी क्या है? एन एन्युटी दैट गोज फॉरएवर इज कॉल्ड परपेचुइटी। As the perpetuity has no maturity, we cannot find its future value. Obviously, जब एक चीज़ की उसकी maturity ही नहीं है, उसका कोई end ही नहीं है, so we cannot determine, we cannot find out the future value. क्योंकि n यूज होता है फार्मूला में और n यहाँ पे infinity है। ठीक है। सो n जब infinity है तो फ्यूचर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? चले 100 साल भी हो तो स्टिल हम कह सकते हैं 100 साल बाद इसकी क्या वैल्यू होगी, आफ्टर 100 ईयर्स। बट जब कोई हो ही नहीं मेच्योरिटी, इन्फिनिटी हो, तो उसके लिए हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी फ्यूचर वैल्यू ये है? ठीक है। दैट इज नॉट इवन पॉसिबल। सिर्फ हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, PVP, is equal to payment multiplied by 1/k। अच्छा, अब ये फार्मूला डिराइव हुआ है इस फार्मूला से। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फार्मूला से। कैसे? n यहाँ पे इन्फिनिटी है, आप इन्फिनिटी पुट करें तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा पूरा, 1 + k पावर इन्फिनिटी, ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर 1/इन्फिनिटी तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 - 0 1, और नीचे k अपनी जगह है तो 1/k। इसलिए ये फार्मूला बना है पेमेंट मल्टीप्लाइड बाय 1/k। अच्छा, परपेचुइटी की एग्जाम्पल इसकी प्रेफर्ड स्टॉक ले लें। प्रेफर्ड स्टॉक कॉमन स्टॉक आपने पढ़ा है ITB में, और थोड़ा सा हमने भी डिस्कस किया था स्टार्ट में। प्रेफर्ड स्टॉक पे डिविडेंड फिक्स मिलता है, ये आपको पता है कि फिक्स मिलता है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि शेयर्स एक्सपायर नहीं होते, उसकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती। ठीक है। ये चलते रहते हैं जब तक कंपनी खुद इसको वापस ना खरीदे, ये चलते रहते हैं। इट हैज़ नो मैच्योरिटी लाइक बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की तो होती है मैच्योरिटी, 15 साल के बॉन्ड, 30 साल के भी होते हैं बॉन्ड्स। लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक या कॉमन स्टॉक की कोई मैच्योरिटी नहीं होती। तो अब आप देखें परपेचुइटी है कि नहीं प्रेफर्ड स्टॉक। एक तो डिविडेंड फिक्स है, तो हमने एन्युटी में क्या पढ़ा कि फिक्स पेमेंट्स होंगी, अमाउंट फिक्स रहेगा टिल एंड। तो यहाँ भी बताया गया है कि प्रेफर्ड स्टॉक पे डिविडेंड फिक्स है। एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन, पेमेंट्स इक्वल इंटरवल्स के बाद होते हैं। तो कंपनी भी या तो हर साल डिविडेंड पे करती है या साल में 2 दफा डिविडेंड पे करती है, और ये फिक्स उसका टाइम पीरियड होता है। अगर एनुअल बेसिस पे कर रही है कंपनी तो वो हर साल फिर कॉमन और प्रेफर्ड को डिविडेंड्स साल बाद पे करती है। तो ये दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि स्पेस्ड इवनली ओवर टाइम या पेड आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और थर्ड कंडीशन भी फुलफिल होती है क्योंकि इसकी मैच्योरिटी नहीं होती। ठीक है। जब तक आप अपने पास रखना चाहें रखें, आपको फॉरएवर इसके ऊपर डिविडेंड मिलता रहेगा, इसकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती। सो तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। सो प्रेफर्ड स्टॉक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ परपेचुइटी। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उसको आप थोड़ा सा स्टडी भी कर लें। कंसोल्स। कंसोल्स ये यूके में, अमेरिका में ये बॉन्ड्स इशू होते हैं। ठीक है। आई थिंक लेटेस्ट ये 2015 में इशू हुए थे। ये फर्स्ट टाइम यूके में 1980s में इशू हुए थे। ठीक है, लेट 80s में। और ये ऐसे बॉन्ड्स हैं जिनके ऊपर आपको इंटरेस्ट फिक्स मिलता है। ठीक है। लेकिन इसकी मैच्योरिटी ही नहीं होती। जब तक ये बॉन्ड आपके पास है, आप इसको बेचते नहीं, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहता है और फिक्स मिलता रहता है। कोई इसके ऊपर
मेच्योरिटी नहीं है, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि उसके बाद ये बॉन्ड्स एक्सपायर हो जाएंगे, नहीं। सो कंसोल्स भी एग्जाम्पल हैं परपेचुइटी के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये करते हैं, बस उसके बाद फिर क्लोज करते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे। यू आर वैल्यूइंग अ प्रेफर्ड स्टॉक दैट मेक्स अ डिविडेंड पेमेंट ऑफ $65 पर ईयर। एक प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, वैल्यू मींस प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेफर्ड स्टॉक जो है उस पे $65 का डिविडेंड मिलता है हर साल, एंड द करंट डिस्काउंट रेट इज 8.5%। मार्केट में जो डिस्काउंट रेट चल रहा है वो 8.5% है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस शेयर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक? यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। पहला, ये $65, ये तो होगी पेमेंट, PMT, और ये जो 8.5% है ये, दिस इज के, ठीक है। सो दोनों इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। नाउ वी आर रेडी टू पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला। PVP, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, इज इक्वल टू 65 पेमेंट PMT, $65 वो गिवन है, एंड 1/k, के भी गिवन है, 8.5%। अच्छा, 8.5 को आप 100 पे डिवाइड कर दें, सो यू विल गेट 0.085, ठीक है। हमेशा याद रखें, परसेंटेज से आप निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो डायरेक्टली 8.5 लिख लेते हैं। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। आपने परसेंटेज से इसको निकाल के लिखना होगा। अच्छा, तो 1 और 0.085 बनेगा 11.764, और उसको मल्टीप्लाई करने 65 से, यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस प्रेफर्ड स्टॉक, एंड दैट इज $764.70। अब अगर ये प्रेफर्ड स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं, सो अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू योर डिस्काउंट रेट 8.5%, द प्रेजेंट वैल्यू शुड बी $764.70। अब अगर इस प्राइस पे ये प्रेफर्ड स्टॉक मिल रहा है मार्केट में $764.70, तो आप इसको परचेज करेंगे, क्योंकि आपके 8.5% के हिसाब से इसकी वैल्यू जो आपने निकाली वो इतनी ही बन रही है। तो अगर इस प्राइस पे या इससे कम प्राइस पे ये प्रेफर्ड स्टॉक मिल रहा है, तो आप ऑब्वियसली इसको परचेज करेंगे। लेकिन अगर ये 764.70 से महंगा मिल रहा है, ठीक है, इसकी प्राइस मार्केट में से ज्यादा है, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, मेरे हिसाब से इसकी प्राइस जो है ये इतनी होनी चाहिए, मार्केट में ये महंगा है प्रेफर्ड स्टॉक, सो मैं इसको परचेज नहीं करूंगा, क्योंकि ये अपने एक्चुअल प्राइस जो मेरे हिसाब से बन रही है उससे महंगा मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक को कहते हैं ओवर प्राइस्ड स्टॉक, जिसकी प्राइस ज्यादा मार्केट में चल रही है। कुछ होते हैं जो अंडर प्राइस्ड होते हैं, जैसे कि आपके हिसाब से इसकी प्राइस होनी चाहिए 764.70, प्रेजेंट वैल्यू ये आई है, ठीक है, और मार्केट में ये 760 का मिल रहा है, 700 का मिल रहा है, तो ये अंडर प्राइस्ड स्टॉक है। अच्छा, बस ये लास्ट चीज करते हैं, ये इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल की क्लास में इंशाल्लाह आप लोग अपने साथ एक कैलकुलेटर रखें, पेन रखें और पेजेस रखें। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा डिफरेंट प्रॉब्लम्स, और फिर आपको बताऊंगा कि इसको आप ऐसे ऐसे पुट करें, और आप उसको खुद ही सॉल्व करते जाएंगे, जितना हम 1.5 घंटे की क्लास में सॉल्व कर पाएंगे। और कल इंशाल्लाह क्लास टाइम पे स्टार्ट होगी 7:40 पे। अच्छा, कंपाउंडिंग मोर देन वंस अ ईयर, अगर ऐसे केसेस आ जाएं जिसमें ये जो कंपाउंडिंग है, ये जो इंटरेस्ट उस पर लग रहा है, ठीक है, चार्ज हो रहा है, वो साल में एक दफा नहीं, साल में एक दफा से ज्यादा उस पर इंटरेस्ट मिले, ठीक है, इंटरेस्ट उस पर एक साल में एक दफा से ज्यादा चार्ज हो, ज्यादा उस पर इंटरेस्ट लगे, ज्यादा मिले, तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। यूजुअली कंपाउंडिंग अकर्स वंस अ ईयर, देयर मे बी केसेस वेयर कंपाउंडिंग अकर मोर देन वंस अ ईयर, एक साल में एक दफा से ज्यादा कंपाउंडिंग जब हो। इफ देयर इज अ केस विद सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, अगर ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें इंटरेस्ट साल में नहीं मिल रहा एक दफा, ठीक है, बल्कि सेमी एनुअली मिल रहा है। सेमी एनुअल किसे कहते हैं, मतलब साल में 2 दफा, 6 महीने बाद एक दफा इंटरेस्ट मिलेगा, और फिर 6 महीने बाद दूसरी बार इंटरेस्ट आपको मिलेगा। सो 2 दफा आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम इस केस में इंटरेस्ट को जो के है, ठीक है, के उसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, और एन जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, सिर्फ इतना सा चेंज करेंगे। अब आप फार्मूला को ना देखें, मेरी बात गौर से सुने कि क्यों मैंने ये चेंज किया। अच्छा, एनुअल इंटरेस्ट रेट है सपोज 10%, 1000 के ऊपर, तो ये कितना बनता है, 100। अगर आपको साल में एक दफा मिल रहा है तो 100 मिलेगा,
लेकिन अगर सेमी एनुअली मिल रहा है साल में 2 दफा, तो फिर यही इंटरेस्ट जो है 100 रुपए, ये हाफ हो जाएगा। हाफ आपको पहले 6 महीने बाद मिलेगा और फिर हाफ अगले 6 महीने बाद मिलेगा, साल में 2 दफा। तो हाफ हाफ आपको मिलेगा। तो अगर एनुअल है और उसको हमने हाफ करना है, तो कैसे करेंगे? 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। 100 अगर पेमेंट हो रही है एनुअल, तो 2 पे डिवाइड करें, 50-50 बन जाएंगे। 50 पहले 6 महीने बाद, क्योंकि सेमी एनुअली हो रहा है, ठीक है। और फिर 50 जो है वो अगले 6 महीने बाद। अच्छा, एन को मैं क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? एन मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स टिल मेच्योरिटी। मैंने बार बार कहा है नंबर ऑफ पीरियड्स, नॉट नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। जब ईयर्स होते हैं तो फिर तो एन को हम एन रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे अब ईयर्स नहीं है, टाइम पीरियड्स। अब सेमी एनुअली बात हो रही है, साल में 2 दफा पेमेंट है इंटरेस्ट की, तो साल में 2 टाइम पीरियड्स हो गए। तो जब 2 टाइम पीरियड्स हो गए, तो हम एन को अब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड्स अब डबल हो गए, साल में 2 हो गए, इसलिए 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है साल में 4 दफा, तो वही के को आप 4 पे डिवाइड कर दें और एन को आप 4 में मल्टीप्लाई कर दें। अगर मंथली कंपाउंडिंग है, महीने में 12 बार, तो साल में 12 दफा, ठीक है। मंथली कितनी मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, तो के को 12 पे डिवाइड करेंगे और एन को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे।